नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कार्नर में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे हिस्ट्री एंशिएंट प्राचीन भारत में अब तक हमारी जो चर्चा आपसे हो चुकी है, जो धर्म जो अब तक हमने बात की थी 600 BC में, ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। इसके बाद अब हम बात करेंगे आपसे जिस टॉपिक पे 600 BC में हमने आपसे बात की थी बौद्ध धर्म के बारे में, हमने आपसे बात की जैनिज्म के बारे में, उसके बाद शिविज्म और वैष्णव धर्म के बारे में हमारी बात हुई थी। अब इससे हम आगे चलेंगे। हमारी अब अगली जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है वह है भारत के 16 महाजनपद। एक्चुअली आप देखेंगे जब 600 BC चल रहा था, 600 BC में धीरे धीरे छोटे छोटे क्षेत्रीय राजाओं का उदय हो रहा था। ऐसे जो राजाएं जो उदय हो रहा था, जिन राजाओं का इसमें टोटल संख्या देखा गया है तो 16 थी। ये 16 का जो जानकारी हमें मिलती है, सबसे पहले एक बौद्ध ग्रंथ है। कौन सा है? एक बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय सबसे पहले 16 महाजनपदों की चर्चा करता है कि 16 भारत में महाजनपद थे। कौन उनके जनपदों की जो प्रकृति थी वह बताता है कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार अगर देखा जाए तो 16 महाजनपद दो प्रकृति में थे। एक कुछ का प्रकृति राजतंत्र था और कुछ प्रकृति में गणतंत्र था। गणतंत्र का मतलब यहाँ पर प्रजा का शासन हुआ करता था। आज के जो लोकतंत्र है उसके समकालीन हुआ करता था, लेकिन जो राजतंत्र था ये तो टोटल वहाँ पे राजा की मोनोपोली होती थी। लेकिन अगर देखा जाए क्षेत्रीय आधार पे तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक पहला भाग हम बांटेंगे इसे उत्तर भारत के महाजनपद और दूसरा दक्षिण भारत के महाजनपद। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बंटवारा, और इस बंटवारे में, इस डिवीज़न में आपको जानना है कि 16 में से 15 महाजनपद उत्तर भारत के हैं और मात्र एक महाजनपद ही दक्षिण भारत का है। दक्षिण भारत के महाजनपद का नाम आपको जानना आता है, आवश्यक हो जाता है। उसका नाम है अस्मक। क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जब महाजनपद था जो दक्षिण भारत में अवस्थित था। और कहाँ पे अवस्थित था? आप देखेंगे गोदावरी नदी पे। आपको एक मैप यहाँ पे दिख रहा होगा। मैप में अगर आप देखें तो दक्षिण भारत और उत्तर भारत का बंटवारा इस तरह से हम करेंगे। ये आपका टोटल उत्तर भारत है और ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में आपको केवल एक महाजनपद मिलेगा जिसका नाम अस्मक था। जिसकी जो राजधानी थी वो पोटली थी या पोंडल्या भी कई नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सीमा के पास था। जो आज का तेलंगाना है वहाँ पर भी इसके बॉर्डर शेयर हो रहे थे। यानी अगर ये देखा जाए तो जो उत्तर भारत के महाजनपद हैं वो टोटल संख्या में कितने होंगे? 15 की अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि आप इस मैप को देखिए। इस मैप में आप देख रहे होंगे कि पहला महाजनपद आपको अंग दिख रहा है। अंग ये जो पूर्वी बिहार है उस बिहार वाले हिस्से में हुआ करता था। और यहाँ के जो राजा थे, यहाँ के राजा ब्रह्मगुप्त होते थे यहाँ के। अच्छा, पहले हम 16 महाजनपद का नाम बताएंगे, उसके बाद डिटेलिंग करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आप अंग की बात हमने की। अंग कहाँ था? बिहार में था। दूसरा महाजनपद आप उसी के बगल में देखेंगे, एक मगध था। मगध में क्या विशेषता है? गृहब्रज या राजगृह इसकी राजधानी थी। तीसरा महाजनपद आप देखेंगे एक बज्जी है। बज्जी ये भी बिहार में था। और यहाँ पे एक महाजनपद का लोकेशन इन्होंने थोड़ा गलत दिया है। ये जो मल्ल दे रहे हैं, ये मल्ल यहाँ पर है, मल्ल है कुशीनगर में। ये कुशीनगर कहाँ है? ये गोरखपुर से सटा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। अब देखें तो तीन महाजनपद आपको बिहार में मिले। कौन कौन सा? अंग, मगध और वज्जी। यानी अंग की राजधानी आप देखेंगे चंपा थी और मगध की आपको पता है गृहब्रज या राजगिरी, और जो वज्जी थी इसकी राजधानी वैशाली थी। और इसके इतर जो ये उत्तर प्रदेश के महाजनपदों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में काशी जिसकी राजधानी बनारस थी या वाराणसी। दूसरा हम बात करेंगे कोसल जिसकी राजधानी अगर कोसल की देखेंगे तो ये श्रावस्ती में हुआ करती थी, जहाँ पर बुद्ध ने सर्वाधिक मात्रा में उपदेश दिए थे, कोसल राज्य में। आगे अगर हम बात करें तो यहीं पे हमने आपसे बात की थी जो मल्ल, जिसका लोकेशन इसमें गलत दिया हुआ है। मल्ल ये कुशीनगर में होते थे। कहाँ पर? कुशीनगर, जहाँ बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ है। ठीक है दोस्तों। और कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। अब देखिए कुशीनगर के बात, यानी हम बात कर रहे हैं मल्ल जो कुशीनगर के थे, इनके बात अगर हम बात करें तो आप देखेंगे आपको मिलेगा वत्स कहाँ पे है? ये जो इलाहाबाद
इलाहाबाद और कौशाम्बी का जिला है उसी के पास का बॉर्डर शेयर करता हुआ एक महाजनपद होता था जिसे हम वत्स के नाम से जानते थे। इसकी जो राजधानी थी, राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वत्स के बाद अगर आप देखेंगे तो वहीं पर चेदी है। चेदी या इसकी जो राजधानी, इसका जो हेडक्वार्टर हुआ करता था वो शक्तिमती के नाम से जाना जाता था। ये देखें तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और यूपी और एमपी के बॉर्डर पे होता था, ये बुंदेलखंड वाले हिस्से में पड़ता है। अब यहाँ से आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे पांचाल। पांचाल आप देखेंगे तो ये रुहेलखंड वाले हिस्से में है, रुहेलखंड के हिस्से में है। अगर आप और यूपी के देखेंगे तो आप देखेंगे ये मथुरा, मथुरा उत्तर प्रदेश में, मथुरा जो सूरसेन हुआ करता था वो उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। आप देखेंगे मत्स्य, मत्स्य भी आप देखेंगे, ये मत्स्य जो है विराटनगर, ये राजस्थान के हिस्से में पड़ता था। कहाँ पे? राजस्थान के हिस्से में पड़ता था। और देखें जो कुरु था, कुरु जो कुरुक्षेत्र जो महाभारत का युद्ध हुआ है वही क्षेत्र है, उसी महाजनपद को कुरु के नाम से जानते हैं। ये हस्तिनापुर के वाला हिस्सा जो है ये यूपी हरियाणा के बॉर्डर से मिलता और जुलता क्षेत्र था। यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तीनों ये कुरु के क्षेत्र में आते थे। इसके बाद देखेंगे तो आपका कम्बोज मिलेगा। कम्बोज ये अफगानिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, ये अफगानिस्तान के साथ पूरी तरह से अवस्थित था। दूसरा अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण आप देखेंगे तो आपको मिलेगा गांधार। गांधार अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिला था, यानी भारत के बाहर भी महाजनपद थे। कौन कौन? भारत के बाहर जो महाजनपद थे उनका भी नाम आपको जानना महत्वपूर्ण है, वो गांधार है और कम्बोज। गांधार का हेडक्वार्टर आपका तक्षशिला था और कम्बोज का राजपुर था, या हाटक के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपकी 16 महाजनपदों की डिटेल थी। आइए इन्हें थोड़ी सी और डिटेल में इस मैप में समझने की कोशिश करते हैं जिसमें लोकेशन सही दी गई है। बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न होते हैं, यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी संख्या बहुत कम है, इसलिए हमारा फोकस एरिया ये कम रहेगा। यहाँ से आपको जो महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीज़ें हैं उसी को हम देने की कोशिश करेंगे। देखिए जो 16 महाजनपद थे उनमें आप मगध की लोकेशन याद रखिएगा, बिहार में है। बिहार में 3 बताया था हमने, कौन कौन बताया था? हमने बिहार में आपको पहला अंग बताया, दूसरा हमने आपको मगध बताया, तीसरा हमने आपको वज्जी बताई और वज्जी यहाँ पे अवस्थित था। ये 3 बिहार के आपको याद होने चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महाजनपद थे, वो कौन कौन से थे? आपको हमने बताया था काशी, काशी आपका यहाँ पर रहा। काशी के बाद आपको हमने बताई मल्ल जो आपके कुशीनगर के थे। उसके बाद आप देखेंगे चेदी, चेदी शक्तिमती जो बुंदेलखंड वाले हिस्से में थी, जो यूपी और एमपी के बॉर्डर में था। आप देखेंगे यूपी के से सटा हुआ यूपी में मथुरा वाला हिस्सा जो सूरसेन के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। कुरु आप देखेंगे इंद्रप्रस्थ वाला हिस्सा, और वहाँ पे जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। आप देखेंगे यहाँ पे अवंती है, अवंती ये एमपी में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में, और इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, अवंती का नाम यार आप बाहुबली से याद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें महिष्मती साम्राज्य की बात की गई थी, और जो अवंती है उसकी राजधानी महिष्मती या उज्जैनी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करें तो आप देखेंगे कुरु की बात की, और यहीं पर आप देखेंगे एक मत्स्य करके महाजनपद था जो राजस्थान में अवस्थित है। आपको मिलेगा गांधार, गांधार पाकिस्तान के हिस्से में था, और इसकी जो गांधार की सीमा अफगानिस्तान से भी जुड़ती थी। आपको मिलेगा काम्बोज, काम्बोज ये अफगानिस्तान में अवस्थित था। ये कुछ महाजनपद थे। आप देखेंगे वत्स आपको मिलेगा इलाहाबाद और कौशाम्बी के क्षेत्र में मिलेगा। आपको एक महत्वपूर्ण जो फैला हुआ था श्रावस्ती के क्षेत्र में, उसको आप जानेंगे, उसका नाम था कौशल। कौशल बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था और इसका रोल मगध के उत्कर्ष में बहुत बड़ा रहा है। तो इतनी चीज़ें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से हम आगे चलें। आइए जितनी बातें हैं उन महाजनपदों को एक बार हम टेक्स्ट में देख लेते हैं कि वहाँ के कौन कौन से राजा हुए थे। देखिए यह काल संघर्ष युक्त जनपदों का काल था, इसलिए संघर्ष में कई जनपद एक दूसरे के साथ मर्ज होते गए और आगे उत्पन्न हुए। ये राजतंत्र और गणतंत्र दोनों की यहाँ पे चीज़ें गुण मिलते हैं। ये इनकी पहली चर्चा अंगुत्तर निकाय में मिलती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये प्रश्न यहाँ से बनता है कि किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो अंगुत्तर निकाय है। कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है।
इसमें हमने आपको बताया कि ये राजतंत्र और गणतंत्र दोनों हुआ करते थे। मल्ल गणतंत्र के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। मल्ल जो गणतंत्र के बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, आप देखेंगे इसके लिए आप बहुत ही जाने। लिच्छवी आप देखेंगे वो भी एक गणतंत्र का एग्जाम्पल है, जो वैशाली के क्षेत्र में या वज्र के क्षेत्र में एक उप क्षेत्र हुआ करता था। राजतंत्र में कई क्षेत्र थे जिसमें हमने आपको कई नाम दिए। अब देखिए, आपको हमने बताया जो अंग था, अंग कहाँ पे है, इसकी राजधानी चंपा थी, ये बिहार में है। राजा जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मगध के राजा आप जान लीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मगध में राजगिरी इसकी राजधानी थी। यहाँ पर बिंबिसार और अजातशत्रु का शासन हुआ, ये भी बिहार में अवस्थित है। वज्र ये वैशाली इसकी हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये गणराज्यों का संघ था। हमने बताया कि वज्र में ही एक लिच्छवी था, लिच्छवी भी एक गणराज्य हुआ करता था। तो वज्र पूरी तरह गणराज्य था, मल्ल पूरी तरह गणतंत्र था, गणराज्य था। ये भी बिहार में अवस्थित है। चौथा हमने बताया उत्तर प्रदेश का काशी और बनारस में। आपको अगर देखा जाए तो उत्तर भारत के अलावा जो दक्षिण भारत में अवस्थित थे उसमें आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो एकमात्र महाजनपद था वो था अस्मक। ये अवस्थित था गोदावरी नदी के तट पर। अस्मक की अगर बात करें तो अस्मक की जो हेडक्वार्टर था, जो राजधानी थी, जो सेंटर था, वह पोटली था। ये 3 राज्यों में फैला हुआ था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में। इसका एरिया काफ़ी बड़ा था। अब यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो अगली पीपीटी में हम चलेंगे। इसमें आप देखिए कौशल की हमने बात की, श्रावस्ती यहाँ का शासक प्रसेनजीत हुआ करता था। मल्ल कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ये भी एक गणतंत्र का एग्जाम्पल है। चेदी 7वां हमने बताया, शक्तिमती जो बुंदेलखंड यूपी और मध्य प्रदेश में। 8वां महाजनपद वत्स हुआ करता था जो कौशाम्बी में था, यहाँ का राजा उदयन था। उदयन अलग है और इलाहाबाद और यूपी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के क्षेत्र में था ये कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी और इलाहाबाद का जो जिला है उन दोनों जिलों में बटा हुआ था। कुरु जो इंद्रप्रस्थ है, जो दिल्ली का क्षेत्र है। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में एक महत्वपूर्ण चीज़, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, ध्यान रखिएगा। वही कुरुक्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। आप देखेंगे सूर्यसेन मथुरा में अवस्थित है। इसके इतर आप देखेंगे तो आप पाएंगे पांचाल। पांचाल की बात करें तो ये रुहेलखंड के हिस्से में फैला था। इसकी राजधानी अहिछत्र थी। अवंती जो जिसकी राजधानी महिष्मती, बाहुबली वाला और उज्जैन था, ये एमपी के मध्य प्रदेश के क्षेत्र में फैला हुआ था। गांधार की बात करें, गांधार देखेंगे इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला आप देखेंगे वहाँ पे बहुत बड़ा एक विद्यालय हुआ करता था, एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जो भारत की पहली यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। वहाँ पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों की शिक्षाएँ खूब दी जाती थी। ये अवस्थित था पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में गांधार। उसके बाद देखेंगे आप महाभारत में गांधारी नाम का एक पात्र आप देखते हैं, आप गांधारी को देखते हैं जो धृतराष्ट्र की वाइफ है या दुर्योधन की माता है, उनकी चर्चा मिलती हो इसी प्रदेश से थी, इसी महाजनपद से थी। आपको मिलेंगे मत्स्य। मत्स्य देखेंगे ये विराटनगर में अवस्थित है और विराटनगर का इसकी हेडक्वार्टर हुआ था, राजस्थान में अवस्थित है। कंबोज आपको मिलेगा, हाटाकोट ये अफगानिस्तान में अवस्थित है। ये 15 महाजनपदों की बात हो गई। 16वां महाजनपद अस्मक है जो गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। इतनी बातें अगर हमने आपसे की, अगर इतनी बातें आपको स्पष्ट है तो अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो है मगध का उत्कर्ष यानी मगध साम्राज्य। जितने ये 16 महाजनपद आपको यहाँ पे दिखे, जितने भी आपको यहाँ पे महाजनपद दिखे, इन महाजनपदों में किस तरह ये जो मगध है ये कैसे अपने आप साम्राज्य को फैलाता है और कैसे पूरे महाजनपदों में एक महाजनपद एक मगध साम्राज्य के रूप में उत्पन्न होता है, ये आपको जानना होगा। आइए इसकी हम बात करते हैं। देखिए मगध महाजनपद को महाजनपद से और एक साम्राज्य में इसकी जो यात्रा हुई थी, इसमें कई महत्वपूर्ण वंशों का योगदान था। इसमें कौन कौन से राजवंश का योगदान था, इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। देखिए मगध के उत्कर्ष में कुछ महत्वपूर्ण जो आपके राजवंश हैं, कुछ वंश हैं, उनकी हम बात करें तो सबसे पहले हम उसमें अगर हम चर्चा करेंगे तो होगा हर्यक वंश। हर्यक वंश जो एक लंबे समय तक शासन करता है और मगध के उत्कर्ष में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरा आप देखेंगे तो शिशुनाग वंश था। ये हर्यक वंश के ठीक बाद इस वंश का शासन आता है। इसमें काला अशोक और शिशुनाग 2 प्रमुख शासक हुआ करते थे। तीसरा जो महाजनपद था, तीसरा जो वंश था जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है मगध के उत्कर्ष में, वो था नंद वंश। नंद वंश में भी 2 प्रमुख शासक हुए, एक महापद्म नंद और एक घनानंद। और घनानंद वही शासक था जिसे हराकर चंद्रगुप्त मौर्य शासन में आता है और फिर एक विराट मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। जो
बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसने पूरे भारत को रौंद डाला था, इसकी बात हम करेंगे आपसे। लेकिन इन 3 साम्राज्य की पहले हम बात करते हैं, पहले 3 वंश की। पहले हम सबसे पहले बात करेंगे आपसे हर्यक वंश की। हर्यक वंश में हमने आपको बताया कि इसमें 3 शासक थे। पहला बिंबिसार था, ध्यान रखिएगा। बिंबिसार और बिंदुसार को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, और जो बिंबिसार था ये मगध जो हर्यक वंश है वहाँ का शासक था और हर्यक वंश का संस्थापक था। दूसरा जो महत्वपूर्ण आपको यहाँ जानना है वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु का पिता बिंबिसार था, उसने बिंबिसार को मारकर राजगादा गद्दी को प्राप्त किया था। उसके बाद एक शासक था उदयन। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। अतः इन्हें इस वंश को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोला जाता है प्रतिहंता, यानी पिता को मारकर गद्दी प्राप्त करने वाला शासक या वंश। ऐसा वंश प्रतिहंता वंश के नाम से इतिहास में जाना गया। अब बात करें अगर तो इनकी एक एक डिटेल की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उठाएंगे जिस टॉपिक को वो है बिंबिसार। बिंबिसार के काल को देखें तो इसमें हम कुछ आपके पॉइंट को बताएंगे जो महत्वपूर्ण है। तो बिंबिसार आप देखेंगे कि हमने जैसा कि बताया कि हर्यक वंश का ये पहला शासक था। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, इसने अपनी राजधानी को गिरिवज्र से हटाकर इसने राजगिरी लेके गया। गिरिवज्र से राजगिरी ये अपनी राजधानी को बदलता है। और इसकी महत्वपूर्ण आप देखेंगे ये जो था एक बौद्ध भिक्षु हुआ करता था, एक बौद्ध भिक्षु एक बौद्ध का अनुयायी हुआ करता था। ये बौद्ध धर्म का एक अनुयायी, बहुत बड़ा अनुयायी हुआ करता था। इसके पास 2-3 पत्नियां थी, कई पत्नियां इतिहास में चर्चा मिलती है अलग अलग किताबों में। लेकिन एक चीज़ जहाँ से सोर्स से एक कन्फर्म चीज़ मिलती है कि इसकी जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम खेमा था। शादी के कुछ सालों बाद ये बौद्ध भिक्षुड़ी बन गई थी। क्या बन गई थी? भिक्षुड़ी। यानी ये घूम घूम कर भिक्षा मांगने लगी और बौद्ध धर्म में शामिल हो गई थी। अब देखें तो ये चीज़, और यानी ये बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा संरक्षक था और इसकी पत्नी भी बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। अगर देखा जाए तो इसका जो राजवैद्य था किसका हम बात कर रहे हैं? बिंबिसार का। बिंबिसार का जो राजवैद्य था वो जीवक था। जीवक एक बहुत ही बड़ा आयुर्वेद का ज्ञाता हुआ करता था हमारे इतिहास में। इसके योगदान बहुत ज़्यादा है। इसकी माता का नाम सालवती था। सालवती एक इनकी जो व्यवसाय था ये एक वेश्या हुआ करती है। इतिहास में एक वेश्या की पुत्र जीवक जो राजवैद्य हुआ करता था, बहुत बड़ा वैद्य बना था। अब एक बात करें तो जो अपने जो अंतिम समय था, हर्यक वंश का शासक बिंबिसार ने अपनी युद्ध की रणनीति में भी काम किया। उसने चढ़ाई किया कहाँ पर? उसने चढ़ाई किया अंगराज पर। अंगराज हमने बताया था जिसकी राजधानी चंपा हुआ करती थी और वहाँ का शासक ब्रह्मगुप्त था। इसे बिंबिसार ने हराकर अपने यहाँ मिला लिया। कहाँ मिला लिया? मगध में मिला लिया। यानी मगध अब सिर्फ मगध नहीं रहा, अब मगध इज इक्वल टू क्या हो गया? अंग प्लस मगध हो गया। यानी अब मगध में एक साम्राज्य और मिल गया, एक और जनपद मिल गया जिसका नाम अंग था। अब देखेंगे और एक चीज़, इस अंग में जैसे ही उसने मिलाया और मिलाने के बाद अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का गवर्नर बना दिया कि आप इस राज्य की देख रेख के लिए आप यहाँ के गवर्नर हैं। और यहीं पर आप देखेंगे जैसे ही वो गवर्नर बनता है अजातशत्रु सत्ता में आता है। सत्ता में आने के बाद उसे कुछ लोग बहका देते हैं कि अगर आप इसी तरह रहेंगे तो आपके पास कई भाई हैं, आपके पिता के पास 3-4 पत्नियां हैं, तो कोई दूसरा गद्दी प्राप्त कर लेगा, आप नहीं प्राप्त करेंगे। क्योंकि उसे उसका मानना था कि सत्ता मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है, ऐसे सिद्धांत पर विश्वास करता था। अतः उसने अपने पिता को मार दिया। आप देखेंगे इसीलिए कहा गया कि एक अभागा बाप था बिंबिसार। बिंबिसार को उसके पिता ने ही किसने मार दिया? अजातशत्रु ने मार दिया। और जब अजातशत्रु ने ऐसे नहीं मारा, सबसे पहले उसने अंग का जैसे ही शासक बना या गवर्नर बना तो वहाँ पे सत्ता हासिल करने के बाद उसने खुद अपने यहाँ मगध में हस्तक्षेप करना शुरू किया और अपने ही पिता को उसने जेल के कारखाने में डाल दिया या कैद खाने में डाल दिया। और उसके बाद कैद खाने में डालने के बाद उसकी राजनीति से या प्रमुख रणनीति के साथ उसकी मृत्यु करवा दी। जब उसे मार दिया गया तो यह शासक बनता है अजातशत्रु। ये 492 से लेकर
61 BC तक शासक बनता है। और इसी के काल में आप देखेंगे, इसी के समय आप देखेंगे तो जो महात्मा बुद्ध थे इनकी मृत्यु होती है। सबसे महत्वपूर्ण आपको अजातशत्रु के बारे में ये जानना है। अजातशत्रु के बारे में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानना है कि ये अपने पिता को मारकर शासक गद्दी प्राप्त करता है, और दूसरी बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी इसी के शासन काल में हुई थी। और बुद्ध के समकालीन जो थे कौन कौन था, बिंबिसार भी था और अजातशत्रु, ये दोनों उसके समकालीन हुआ करते थे। यहाँ तक बातें स्पष्ट। अब देखें, जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु ने ही कराया था। ये भी बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा समर्थक हुआ करता था, संरक्षक हुआ करता था। और अगर इसे जाने तो ये अगर देखें तो इसकी जो रणनीति थी ये भी अपने पिता की तरह ही बड़ा ही युद्ध में बड़ा ही चतुर हुआ करता था। ये प्रसेनजीत जो कौशल का राजा हुआ करता था, कौशल से इन्होंने युद्ध किया और युद्ध की कोई निर्णय नहीं निकला तो एक संधि हुई। संधि में जो अपना राज अजातशत्रु था इसने प्रसेनजीत की जो पुत्री थी जिसका नाम था वज्जिरा से उसने शादी कर ली और काशी को दहेज में ले लिया। आप देखेंगे जो काशी था एक महाजनपद तो था ही साथ, लेकिन साथ ही साथ वो कौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता था। एक मगध का शासक अटैक करता है, कहाँ पर अटैक करता है, वो कौशल पर, और दोनों के बीच युद्ध अनिर्णायक होता है, संधि होती है और तीसरे महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लेता है। ये इसकी कूटनीति थी, ये इसकी राजनीति थी। राजनीति से अब मगध में 3-4 राज्य धीरे धीरे मिलते चले गए। जैसे आप देखेंगे इसके पहले अंग मिल गया था, अब काशी मिल गया और मगध खुद था, तो धीरे धीरे मगध का विस्तार होता चला गया। अगर ये चीज, और इसने ऐसे ही जब उसने कौशल के साथ संधि की तो कौशल को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कालांतर में ले लेता है। और इसके पास अब देखेंगे तो इसका मगध का जो विस्तार था ये छोटे क्षेत्र से बढ़ता हुआ अंग काशी कौशल से होता हुआ बड़ा होता चला जाता है। इसके लिए जिम्मेदार कभी बिंबिसार होते हैं तो कभी अजातशत्रु होते हैं। इसके बाद जो शासन आया, जो शासक काल अजातशत्रु के बाद जिसका आया वो था उदयन। उदयन के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जाननी है, आपको जानना होगा कि ये राजगिरी से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाता है और पटना शहर की स्थापना करता है। ध्यान रखिएगा, पटना शहर का जो स्थापना करने वाला शासक है वो उदयन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको यहाँ पे ही जानना था। दूसरा, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा शासक नहीं हुआ। इसके बाद जितने भी शासक हुए वो सब अयोग्य थे। अयोग्य होने के कारण ये ज़्यादा समय तक सत्ता में नहीं रह पाए और इन्हीं का जो अंतिम शासक हुआ करता था उसका नाम था नागदशक। नागदशक राजा था, राजा का एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग सत्ता पर अपनी पैठ जमाने के लिए नजर गड़ाए हुए था। जैसे ही देखा कि इनका जो शासक है बहुत ही अयोग्य है, उसने अपने शासक को जनता के हस्तक्षेप की सहायता से हटवा दिया। अपनी कूटनीति से जनता का हस्तक्षेप कराया राज्य में और जनता के हस्तक्षेप से नागदशक को सत्ता से हटाया गया और शिशुनाग को राजगद्दी मिली। अब देखें तो एक नया वंश यहाँ से उत्पन्न होता है जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो आइए शिशुनाग वंश के बारे में को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये थी हर्यक वंश की कहानी। उसके बाद आता है हमारे मगध में जिस साम्राज्य का काल, वो है शिशुनाग। शिशुनाग वंश में 2 महत्वपूर्ण शासक हैं। इसमें पहला है शिशुनाग स्वयं और दूसरा है काला अशोक। ये 2 महत्वपूर्ण शासक होते हैं। जो शिशुनाग था उसके बारे में आपको 2 चीज़ें जाननी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आपको शिशुनाग में 2 चीज़ें केवल जाननी महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? पहला आपको ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये हर्यक वंश के बाद स्थापित शिशुनाग वंश का संस्थापक था। यानी ये कौन था? शिशुनाग वंश का संस्थापक था जो हर्यक वंश का सेनापति था। केवल इतना। दूसरा, इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से यानी पटना से फिर वैशाली ले गया। जैसा कि आपको मैंने बताया कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी और उदयन ने उसकी स्थापना की और राजगिरी से पाटलिपुत्र राजधानी ले गया और इसने पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली लेकर चला गया। वैशाली की हमने आपसे बात की थी कि वैशाली क्या था? यह वज्र का राजधानी हुआ करता था। यानी जैसे ही इसने अपनी राजधानी को वैशाली शिफ्ट किया तो देखेंगे एक वज्र राज भी इस मगध में शामिल हो जाता है। अब तक कौन कौन शामिल हो गया? मगध में अंग शामिल हो गया, मगध में काशी शामिल हो गया, मगध में कौशल शामिल हो गया, मगध में वज्र शामिल हो गया। 5, 6,
राज मगध में शामिल होते धीरे धीरे चले गए। इसके बाद जो शासक महत्वपूर्ण आया वो था काला अशोक। शासक काला अशोक था। काला अशोक की कुछ उपलब्धियां हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी एक एक राजा की जो शासक हुए उसमें से मैक्सिमम 1 से 2 उपलब्धियां आपको जानना होगा। जैसे उदयन को जानना था कि उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की, पटना की। शिशुनाग को जानना था कि हर्यक वंश का सेनापति था और बाद में शासक बना। काला अशोक की भी वैसे कुछ जानना है। ये आप देखेंगे तो ये वैशाली से पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र उठा कर ले गया। ये खेल चलता रहेगा इनका, जो पसंद नहीं आया वो खसकाते रहेंगे। तो देखें, दूसरी चीज़ जो इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये नहीं थी, उसके लिए महत्वपूर्ण था कि इसके काल में ही दूसरी बौद्ध संगति होती है। सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन इसी के शासन काल में होता है। ये बातें अगर स्पष्ट हो तो आइए इतनी की पीपीटी देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, मगध का उत्कर्ष के बारे में बताया कि हर्यक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। अब तक हमने आपसे 2 वंशों की बात कर ली है। आइए अब दोनों वंशों की हम पीपीटी देखते हैं। सबसे पहले हमने बताया बिम्बिसार प्रथम शासक हुआ इस वंश का और संस्थापक था। इसने राजधानी को गृहब्रज बनाया। उसके बाद इसने राजधानी को ले गया राजगृह में। इसकी पत्नी खेमा जो बौद्ध धर्म की बिछुड़ी बन गई थी और जीवक इसका राजवैद हुआ करता था, इसलिए जीवक की माँ फाल्वती थी, एक वेश्या हुआ करती थी। यह बौद्ध धर्म का बहुत ही बड़ा संरक्षक था। अंगराज को मगध में मिलाने का योगदान इसी को जाता है और जब इसने मिलाया तो अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का गवर्नर बनाया और इन्हीं के अपने अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके शासन प्राप्त किया और दूसरा शासक हर्यक वंश का अजातशत्रु बना। अतः इस जो कार्यकाल था, जो वंश था, जो यहाँ पे शासन हुआ करता, जिस शासन तंत्र को यहाँ पे प्रतिहंता वंश के नाम से जाना गया। प्रसेनजीत को इसने युद्ध से में एक संधि की सहायता से उसने अपने कौशल राज्य को अपने में शामिल किया और दूसरे जो उनकी जो पुत्री थी बज्जिरा से काशी को दहेज में लिया। 2 चीज़ें एक साथ उसने घटित कराई और इसने वैशाली के शासक जो चेटक से युद्ध करके वैशाली को भी अपने मगध में मिला लिया था। अब यहाँ से आगे अगर हम बात करें तो इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, हमने इसकी बात की थी। और बौद्ध संगति का जो आयोजन हुआ था वो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। एक महत्वपूर्ण चीज़ जिसका हमने डिस्कशन आपसे नहीं किया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु इसी के शासनकाल में हुई थी। उसके बाद जो बुद्ध के जलाए गए अवशेष थे, उन अवशेषों पर इसने राजगृह में एक स्तूप बनवाया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखें कि राजगृह में जो स्तूप बना उसका बनवाने का जो भस्मादि अवशेष थे बुद्ध के शरीर के, उसी पर बनाया गया। उसे बनवाने का योगदान किसका था? अजातशत्रु ने बनवाया। उसके बाद हर्यक वंश का महत्वपूर्ण शासक होता है उदयन ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया और पटना की स्थापना की। और इस वंश का अंतिम शासक अगर देखें तो नागदशक था, जो एक अयोग्य शासक था। जनता के हस्तक्षेप से इसे सत्ता से हटाया गया और उसी के सेनापति को शिशुनाग को सत्ता हस्तांतरित की गई। उसके बाद स्थापित होता है शिशुनाग वंश। इसमें 2 शासक महत्वपूर्ण हैं, एक शिशुनाग और दूसरा काला अशोक। शिशुनाग ये हर्यक वंश का सेनापति था और इसने राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। दूसरा काला अशोक राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र लाता है। ये क्रम देखेंगे, एक बड़ा ही घुमावदार देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो राजधानी को आप देखेंगे गिरिब्रज से उठाकर ले जाता है राजगृह। कौन करता है ऐसा? बिम्बिसार करता है। बिम्बिसार के बाद अगर देखें तो दूसरी जो मूवमेंट यहाँ पे होता है वो होता है, आप देखेंगे कि राजधानी को शिशुनाग पाटलिपुत्र से उदयन करता है। क्या उदयन करता है? राजगृह से उदयन करता क्या है? ये जो राजगृह था, राजगृह से राजधानी को ले आता है कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। क्लियर? अब फिर पाटलिपुत्र से राजधानी को वैशाली ले आता है कौन? शिशुनाग। और ये इतनी चीज़ें थी। अब यहाँ से आगे अगर हम मूव करें तो हम बात करेंगे काला अशोक की। काला अशोक राजधानी को वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र लेके आया। यानी अब देखें, 1 बार चेंज, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये खेल इनका चलता रहता है, जैसा कि हमने पहले ही बताया है। ठीक है मित्रों, तो आगे चलें। अब जो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था काला अशोक के ही शासन काल में हुआ था, ये आपको जानना था। आइए अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो अंतिम वंश आता है वो आता है इतिहास में मगध के विस्तार में नंद वंश। ये एक महत्वपूर्ण वंश है, जितने आगे के काल आएंगे उसमें महत्वपूर्ण चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। इसमें जो शासक हुए, इसमें हम 2 प्रमुख शासकों की बात करेंगे। एक है महापद्म नंद।
दूसरा है घनानंद। तो सबसे पहले बात करते हैं महापद्म नंद की। महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक था। सबसे बड़ी विशेषता है कि वो नंद वंश का संस्थापक था। आइए उसका इमेज दिखाते हैं। ये शासक है महापद्म नंद। यह नंद वंश का क्या था? संस्थापक था। मगध के विस्तार में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर देखा जाए तो पुराणों में इसे शूद्र शासक के रूप में चर्चा मिलती है कि एक शूद्र शासक था। दूसरी अगर बात करें तो आप देखेंगे इसने कलिंग को विजय की। कलिंग को जीतने वाला एक शासक और कालांतर में होगा अशोक, लेकिन अशोक से पहले जिसने कलिंग की विजय थी कि वह महापद्म नंद था। और कलिंग में विजय के उपरांत यहाँ पर बहुत बड़े मात्रा में उसने नहर का निर्माण कराया। अब अगर देखा जाए तो इसने एक उपाधि ग्रहण की जिसका नाम था एक छत्र, यानी एक छत्र शासन करने वाला, एक तरफ से शासन करने वाला जो राजा था वो महापद्म नंद था। अब एक महत्वपूर्ण इसके बाद जो शासक हुआ, इसी का जो पुत्र था वो था घनानंद। इसी का पौत्र था। पौत्र किसने? नंद वंश का ये अंतिम शासक था। और जानने वाली बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पर आक्रमण किया और घनानंद को पराजित किया। किसकी सहायता से? महत्वपूर्ण, बहुत ही इतिहास में नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में एक प्रश्न आता है जिसका नाम था चाणक्य। चाणक्य की सहायता से, चाणक्य की रणनीति से काम करने के बाद चंद्रगुप्त ने घनानंद पर आक्रमण किया और घनानंद को पराजित कर मगध पर की सत्ता पर काबिज होता है। अगर देखा जाए तो इसी के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, सिकंदर का भारत में आक्रमण। जो सिकंदर था घनानंद के ही शासनकाल में भारत पर आक्रमण करता है। अभी सिकंदर के आक्रमण की हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। आइए तो हम बात करते हैं अब तक नंदवंश की। नंदवंश की हमने बताया कि नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में से शूद्र के रूप में उल्लेख है। कलिंग विजय इसने की। कलिंग विजय के बाद उसने सिंचाई के लिए वहाँ पे नहर बनवाया जो वहाँ के शासकों में अब तक नहीं किया गया था। और ये कार्य किसानों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल था, बड़ी ही सहायतापूर्ण था। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो इसने एक उपाधि धारण की। कलिंग विजय के बाद एक छत्र, एक उपाधि का नाम था एकाट्य। एक छत्र राज्य की स्थापना करने के बाद एकाट्य नाम की उपाधि स्थापना की। और उसके बाद अगर देखेंगे 322 बीसी से लेकर 326 बीसी के बीच 4 साल का गैप रहता है। लेकिन उसके बाद अंतिम ये द्वंद्वों का काल था। उसके बाद जो शासक होता है, अंतिम शासक घनानंद होता है। ये नंद वंश का अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे हराकर पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना किया, मौर्य काल की। उसके बाद अगर देखें इसी के काल में सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर की बात करें तो ये आपको दिख रहा है सिकंदर एक महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। ये कहाँ का था? मेसोपोटामिया का। ये मेसोपोटामिया का शासक था और ये पुत्र था फिलिप का। आप इतिहास में देखेंगे, विश्व इतिहास में इन दोनों का योगदान बहुत बड़ा है। विश्व और इसकी जो योजना थी, ये पूरे विश्व का शासक बनना चाहता था, पूरे विश्व विजेता। ये सपना देखता था कि हम पूरे विश्व में शासन करेंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, सबको हराते हुए, अपनी अधीनता स्वीकार करते हुए पूरे विश्व में हम अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। इसी उद्देश्य से पूरे विश्व में विजय पर निकला और पूरे विश्व को जीतता हुआ, जितने भी राज्य पड़ते थे जीतता हुआ ये भारत में प्रवेश करता है। जब ये भारत में प्रवेश करता है तो उस समय भारत में मगध का जो राजा था उसका नाम था घनानंद। इससे काफ़ी भयभीत था, काफ़ी डरा हुआ था। लेकिन अगर देखा जाए जैसे ही ये प्रवेश करता है, भारत के क्षेत्र में एंट्री करता है, तो इसका सामना होता है पोरस से। पोरस का सामना किस क्षेत्र में होता है तो आप देखेंगे वहाँ पे हमने जैसा कि आपको याद दिलाया था। आइए एक मैप दिखा देते हैं। इस मैप में आप देखें, ये आपको यहाँ पे झेलम नदी, झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र जो था, झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र हुआ करता था वो क्षेत्र था पोरस का क्षेत्र। पोरस के क्षेत्र झेलम और चिनाब के क्षेत्र में ये युद्ध हुआ और इसे पोरस या पोरस को पुरु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पुरु। और पुरु और सिकंदर के बीच एक बहुत ही भयंकर युद्ध होता है और पोरस ने एक बड़े ही साहसी शासक का परिचय वहाँ पर दिया और सिकंदर तो जीता लेकिन उसके पसीने वहाँ छूट जाते हैं। वो सोचता है कि ये जो शासक है ये तो मगध का राजा नहीं है, लेकिन इसने हमें इतनी बड़ी चुनौती दी, तो मगध का शासक कितना महत्वपूर्ण होगा, कितना ताकतवर होगा।
और मगध में हाथियों की चर्चा ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सिकंदर उससे भी डरा हुआ था, लेकिन ये जो युद्ध लड़ा गया, इस युद्ध में निसंदेह विजय होती है सिकंदर की। लेकिन सिकंदर की विजय होने के बाद भी सिकंदर पोरस से इतना प्रभावित था कि उसने उसका राज्य वापस कर दिया कि लो पोरस, ये तुम्हारा राज्य तुमको वापस देते हैं, क्योंकि हम तुमसे बहुत ही प्रशंसित हैं कि तुमने हमसे बड़े ही साहस से युद्ध लड़ा। और दूसरी चीज़ क्या उसने किया कि सिकंदर ने वहाँ के राज्य को अपने अधीनता स्वीकार करा के छोड़ दिया। अगर देखें तो ये जो युद्ध हुआ था झेलम और चिनाब के बीच में, इसे बितफ्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बितफ्ता किस नदी का नाम था? जी हाँ दोस्तों, सही बता रहे हैं, झेलम का। तो अस्कनी चिनाब का, ये दोनों चीज़ें थी। और इसे एक अन्य, अगर विदेशी सोर्सों से देखा जाए तो इसे ही एक अन्य नाम से जानते हैं, हाइडेस्पीज का युद्ध के नाम से भी इसे जानते हैं। किसको? बितफ्ता का युद्ध, जो पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 326 BC में। यहाँ तक बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब बात करते हैं सिकंदर की सेना यहाँ से जब आगे बढ़ती है तो बड़ी ही थकी हुई होती है। ये जैसे ही ब्यास रिवर, कौन सी नदी? ब्यास नदी के पास पहुँचती है तो यहाँ से आगे बढ़ने से मना कर देती है। उसे मगध का डर सताने लगता है। वो इतनी देर से, इतने पहले वो घर से निकली होती है कि उसके पास रिसोर्स की कमी होती है, घर की परिवार का मोह आने लगता है, तो वो आगे बढ़ने से मना कर देती है। सिकंदर बड़ा नाराज़ होता है, अपने आप को बड़ा शर्मसार महसूस करता है। और यहाँ से जब वो वापस जाता है तो उसे मलेरिया एक रोग होता है। मलेरिया आप जानते ही हैं, मलेरिया से आप परिचित हैं, अक्सर होता रहता है। मलेरिया रोग होता है और मलेरिया रोग के कारण इसकी मृत्यु होती है। और जहाँ मृत्यु होती है वो जो शहर होता है वो बेबीलोन होता है। बेबीलोन जाते जाते इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये टोटल 19 महीने तक भारत में रहा। कितने दिन? 19 महीने, यानी 1.5 साल से अधिक, 19 मंथ तक ये भारत में रहा। और जब भारत में एंट्री कर रहा था तो जिस शासक ने सबसे पहले भारत के शासन से गद्दारी की वो था आम्भी। वो कौन था? आम्भी कहाँ का शासक था? आम्भी अगर देखेंगे तो जो पश्चिम भारत था, या जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र था, वहाँ का शासक एक हुआ करता था आम्भी ने सबसे पहले इसकी सत्ता स्वीकार की और उसे भारत में प्रवेश करने में उसकी मदद की। अगर देखें तो सिकंदर अपने युद्ध के इस 19 महीने के दौरान 2 शहर की स्थापना करता है। एक शहर का नाम है निकैया, जिसे विजयनगर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है बुकफेला। तो ये कहानी थी पूरी सिकंदर की। आइए इसकी पीपीटी देखते हैं। जैसा कि हमने बताया, सिकंदर मैसेडोनिया का शासक था। ये विश्व विजय की योजना बनाकर भारत पर आक्रमण किया था। चिनाब और झेलम के बीच में जो क्षेत्र था वो था आपके पोरस का। यहाँ पर एक युद्ध हुआ जिसे बितफ्ता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पोरस की हार हुई, लेकिन हार के बाद भी सिकंदर ने उनका राज्य वापस कर दिया। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे नहीं बढ़ सकी। उसके कई कारण थे जिसकी हमने आपको चर्चा की। वापस लौटते समय 323 BC में सिकंदर का मलेरिया के कारण बेबीलोन के शहर के पास इसकी मृत्यु हो जाती है। आम्भी इस प्रथम गद्दार था जिसने सिकंदर के साथ सहायता की थी, और निकैया और बुकफेला शहर इसने स्थापित किया। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी चीज़ें आपकी थी उसको हमने आपको बताई। मिलेंगे आपसे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें, और साथ ही साथ अधिक से अधिक हमारे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है NME कॉर्नर, और अधिक से अधिक फैलाइए ये आपको। और याद रखिए, जो टेलीग्राम पर जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसे आप पूरी शिद्दत के साथ सॉल्व करें, और मैं इंश्योर करता हूँ कि प्रश्न आपको वहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, आपको प्रश्न वहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है मित्रों, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।